गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एक नई श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है अभी। और चूँकि अभी यूजीसी नेट का पेपर है वो बहुत जल्दी होने वाला है और जिसका शेड्यूल आ चुका है। और बहुत से स्टूडेंट्स को पेपर 1 में काफ़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि सब्जेक्ट में तो सारे लोग एक्सपर्ट होते हैं, बट पेपर 1 एक ऐसा सेक्शन है, ऐसा सेगमेंट है जिसमें कई स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि बहुत प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई जाए तो यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है उसके अंतर्गत तो बेहद अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। क्योंकि आजकल के पैटर्न में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पेपर आपको देना है और जो पेपर का पैटर्न ऑब्जेक्टिव है तो इसके अंतर्गत बहुत काफ़ी हद तक आपको सहूलियत होती है कि आप पेपर को अपनी मनमर्जी से अटैम्प्ट करें। और मैं आपको बता दूं कि इस सेगमेंट के अंतर्गत इसके जो ऑलरेडी 10 यूनिट्स हैं, उन 10 यूनिट्स में ईच यूनिट से 5 क्वेश्चन है वो आते हैं और टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो फर्स्ट पेपर के हैं वो 50 होते हैं। और इन 50 क्वेश्चंस के अंतर्गत भी आप ये देख पाओगे कि हम लोगों को कोई नेगेटिव मार्किंग का प्रोविज़न इसके अंतर्गत नहीं है। जब आप लोग विदाउट नेगेटिव मार्किंग के साथ जब किसी कंपटीशन में अपीयर होते हो तो मेरा ये मानना है कि एक तो अपनी स्पीड को इतना गियर अप रखें आप लोग, इसके लिए कुछ पेपर सॉल्व कर लें आप पुराने, और अपनी स्पीड को इतना गियर अप रखें कि किसी भी स्थिति में आपका जो पेपर है वो छूटे नहीं, कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। क्योंकि ऐसी स्थिति में जब नेगेटिव मार्किंग नहीं हो, यदि आप पेपर छोड़ देते हो तो उससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं है। आपको वो पेपर किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाओगे कि द मेन ऑब्जेक्टिव टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट टू द टेस्ट एम एट असेसिंग द टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। यहाँ पर आप देख पाओगे कि टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड को चेक करता है ये पेपर। इसके अलावा यहाँ पर कॉम्प्रहेंशन, एनालिसिस, इवेल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव जो रीजनिंग होती है उन सब के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो मैं पूरे 10 के 10 जो पहले यूनिट हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं पेपर से पहले आपके साथ बहुत शॉर्ट वीडियोज़ के साथ इनके बारे में डिस्कस करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं इस पेपर में आपके मार्क्स हैं वो अच्छे आएँ। मैं आपको बता दूं कि पहली जो यूनिट है यहाँ पर इस पेपर की यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। और टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देख पाओगे कि टीचिंग एप्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव और इसके जो विशेषताएं टीचिंग की क्या होती हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर लर्नर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, फिर जो एडोलसेंट और एडल्ट जो लर्नर होते हैं जिनके एकेडमिक, सोशल और इमोशनल या कॉग्निटिव जो भावनात्मक जो पहलू है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शन फैसिलिटीज़। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि आजकल जो टीचिंग का मेथड है वो काफ़ी हद तक अलग हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, तो टीचर्स सेंटर्ड वर्सेज लर्नर सेंटर्ड में जो मेथड है, देखो पहले जो मेथड हुआ करते थे वो टीचर्स सेंटर्ड हुआ करते थे, लेकिन आजकल जो है स्टूडेंट्स या लर्नर सेंटर्ड मेथड है। फिर ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड है वो यूज़ किए जा रहे हैं। और आजकल चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है तो ऑनलाइन मेथड्स का महत्व बढ़ गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वयं प्रभा और मूक कोर्सेज जो हैं वो अभी चल रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी कुछ क्लासें लेकर के और इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊं, क्योंकि ज़्यादा टाइम अब आपके पेपर में नहीं है, बट इसके ऊपर डिस्कस ज़रूर करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोच। यहाँ पर जो है मेरा ये मानना है कि एक जो क्वेश्चन है वो एवोल्यूशन सिस्टम से ज़रूर आएगा। एलिमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या होता है हायर एजुकेशन में, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT का जो मॉड्यूल है लर्निंग का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है।
जो भी बुक्स आपको इसके लिए चाहिए होगी उसको मैं सजेस्ट ज़रूर कर दूंगा, बट मेरा ये मानना है कि ये जो पहले 2 सेक्शन हैं इनमें आपको बहुत बेसिक तरीके से पढ़ना है। इनको मैं आपको बताऊंगा पहली 2 यूनिट का, और उसके बाद के जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको मार्क्स आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि इस सेगमेंट में पढ़ना काफ़ी पड़ता है। यूनिट सेकंड जो है हमारी वो रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसके अंतर्गत भी आपको काफ़ी कुछ बताऊं। यहाँ भी आप देखोगे रिसर्च का मीनिंग है, उसके टाइप्स हैं, उसकी विशेषताएं हैं, उसमें पॉजिटिज्म और पोस्ट पॉजिटिज्म अप्रोच जो रिसर्च की हैं वो क्या हैं, इसके बाद जो मेथड्स हैं रिसर्च के वो क्या हैं, इनके ऊपर हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। और मैं आपको रिसर्च मेथडोलॉजी की जो किसी भी बुक से, अच्छी बुक से आपके साथ डिस्कस कर लूँगा, और रिसर्च के जो डिफरेंट स्टेप हैं उनके साथ हम लोग डिस्कस कर लेंगे आपके साथ, तो डेफिनेटली आप इसको समझ पाओगे। इस वाले सेक्शन को मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा और पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेक्शन है वो बेहद ज़रूरी सेक्शन है, और प्रयास रहेगा कि इस सेक्शन को आप बहुत अच्छे से समझ पाओ। और यदि आप समझ पाते हो तो मेरा ये मानना है कि इस वाले सेक्शन में भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। यदि आप इस पेपर में मोर देन 40 क्वेश्चन सही कर देते हो तो आपके यूजीसी नेट में क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाती है, और इसमें जितने मार्क्स आपके आएंगे वो आपको जेआरएफ में भी क्वालिफाई करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च एथिक्स क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत कॉमन तरीके से, बहुत इजी मेथड से समझाने का प्रयास मैं करूंगा। तो आप लोगों को इस चीज़ को देखना है, और थोड़ा सा, और चूँकि मैं सिलेबस को डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि सिलेबस डिस्कशन के बगैर आप लोग किसी भी तरीके से बिना सिलेबस के डिस्कस किए किसी भी कंपटीशन को पास नहीं कर सकते हो। सिलेबस डिस्कशन करना बेहद ज़रूरी है। सिलेबस के साथ साथ ही स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि किस प्रकार से किसी कंपटीशन को पास किया जा सकता है, उससे पार पाया जा सकता है। और ये जो अगला सेक्शन है ये बेहद इम्पोर्टेंट सेक्शन है, जहां 5 आउट ऑफ 5 आपको लाने ही हैं। मेरा ये मानना है कि कॉम्प्रहेंशन वाले सेक्शन में आपको एक भी मार्क्स जो है वो अपना कम नहीं होने देना है, क्योंकि इसके अंतर्गत एक पैसेज दिया हुआ होता है और उस पैसेज पर ही आधारित 5 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पैसेज को बहुत केयरफुल्ली आपको रीड करना है 3-4 बार, और उसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ों को पहले से ही मार्क कर दें। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आप पैराग्राफ पढ़ने से पहले एक सरसरी नज़र, जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो 5 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं इस सेगमेंट में, आप उनको थोड़ा सा एक नज़र से देखें, और उनको अपने जहन में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए ही आप जो है इस पैसेज को पढ़ें। और एक पेंसिल का प्रयोग करते हुए, सॉरी लेकिन आजकल ये कंप्यूटर बेस्ड हो रहा है तो इसमें दिक्कत आती है थोड़ी सी, कि पहले तो अंडरलाइन कर दिया करते थे लेकिन आजकल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उसमें भी हाईलाइट किया जा सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप इस पैसेज को बहुत केयरफुली रीड करें, और मेरा ये मानना है कि इसमें 5 आउट ऑफ 5 आपको मार्क्स लाने ही चाहिए, क्योंकि पास होने के लिए ये जो पोर्शन है वो बेहद ज़रूरी है, इसमें अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। यूनिट यदि हम 4 की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि ये कम्युनिकेशन, ये संचार से संबंधित है, और वर्तमान में कम्युनिकेशन, टीचिंग में भी कम्युनिकेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है कि किस प्रकार से हम एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और इसीलिए सिलेबस में इसे डाला गया है। तो कम्युनिकेशन क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, इसकी जो विशेषताएं वो क्या होती हैं, इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन के मेथड हैं वो कौन कौन से हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, और क्लासरूम कम्युनिकेशन क्या है, फिर बैरियर्स जो हैं इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के वो क्या होते हैं, मास मीडिया एंड सोसाइटी से रिलेटेड जो इश्यूज़ है, मैं इनको भी आपके साथ बहुत शॉर्ट में डिस्कस करूँगा। और ये इसलिए आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी है यहाँ पर कि ये भी सेगमेंट है वो बहुत आसान है, और इसमें भी आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। 5 आउट ऑफ 5 आने की संभावना इसमें भी ज़्यादा है। मैं इन सेक्शंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड थोड़ा सा टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड वाले जो ऊपर की 2 यूनिट है वो कई बार वो समझ में नहीं आती, उनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी सी टफ है,
हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि इस सीमित समय में आपके साथ उन यूनिट्स को भी डिस्कस करूं, लेकिन उसमें समझने में कई बार दिक्कत आती है और क्वेश्चंस की जो क्लियरिटी है वो उतनी नहीं हो पाती हमें, इस कारण से उसमें टाइम भी लगता है। तो जो टॉपिक बहुत आसान है उनके ऊपर बहुत ध्यान देना पड़ेगा हमें। ये आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, और मैथमेटिकल रीजनिंग में ये टाइप ऑफ रीजनिंग से तो कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। नंबर सीरीज, लेटर सीरीज और कोड एंड रिलेशनशिप मेरे सामने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत उनको नहीं आती। ये बहुत इजी सेक्शन है। आजकल सिंपल रीजनिंग है वो सबको आती है, और मैथमेटिक्स के बहुत सिंपल से क्वेश्चन इसके अंतर्गत आते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने रीजनिंग को पढ़ा हुआ है, इसमें सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा ही प्रॉपर तरीके से बता दूंगा कि इनको अटेम्प्ट कैसे करना है। मेरे हिसाब से इस वाले सेक्शन में मार्क्स नहीं कटते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको पढ़ने में काफ़ी लेंदी और लंबा लग रहा है तो उसको आप पहले स्किप करें, और जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको लगता है कि जिनको आप अटेम्प्ट बहुत इजीली कर सकते हो उनको पहले अटेम्प्ट करें, जिससे कि आपका टाइम बचे, और लास्ट में जो छूटा हुआ क्वेश्चन है उसको आप ज़रूर कर दें, क्योंकि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये ध्यान रखना है। और इसके जो टॉपिक हैं आप देख पाओगे कि रीजनिंग के तो सिंपल से नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स और रिलेशनशिप के सिर्फ 4 ही टॉपिक हैं, और इन टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से कर ही सकते हो, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक रीजनिंग के माने जाते हैं ये, और क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं आते यूजीसी के पेपर में। तो इसलिए ये जो सेगमेंट है ये भी हमें बहुत अच्छे मार्क्स दिला सकता है। आप देखोगे कि फ्रैक्शन, टाइम और डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेज, ये पोर्शन आपको थोड़ा सा लंबा लग सकता है, लेकिन इसमें भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ से भी आप लोग 4 to 5 क्वेश्चन है वो राइट कर सकते हो। मैं यहाँ पर राइट क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। ये वाला सेक्शन है जो लॉजिकल रीजनिंग का है, इसको मैं ज़रूर आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो, ये जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा टफ लग सकता है लॉजिकल रीजनिंग का, कि इसके अंतर्गत जो तर्क है, आर्गूमेंट्स के फॉर्म हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनके मूड्स एंड फिगर्स है, फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं, यूज ऑफ लैंग्वेज है, कनेक्शंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स जो है वो क्या होती हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वेन डायग्राम है, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सेगमेंट आपके लिए लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है, इसको ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये यूनिट भी थोड़ी सी बड़ी है, और जो भी बुक होगी मैं आपके साथ इसका भी समाधान हम लोग कर लेंगे। यहाँ पर ये जो 7th सेगमेंट है डाटा इंटरप्रिटेशन का, ये बहुत इजी है। मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटाज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है, जहाँ इस चार्ट के बेसिस के ऊपर कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसके अलावा 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपके क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और डाटा से रिलेटेड होते हैं। तो ये जो सेगमेंट है बहुत आसान है, मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगा, और आप निश्चिंत रहिए कि मैं उन्हीं सेगमेंट को ज़्यादा फोकस करूँगा अपनी टीचिंग के अंतर्गत, जिन सेगमेंट्स में आप जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। सिलेबस को मैं और थोड़ा सा डिस्कस करूँ आगे बढ़ते हुए, कि यूनिट जो 5th है वो टोटली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी ICT बेस्ड है। तो इसके अंतर्गत किस प्रकार से हम इसका यूज़ करते हैं, इसकी प्रमुख जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो क्या होती हैं, इंटरनेट, ईमेल, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन है वो क्या लिए गए हैं, ICT एंड गवर्नेंस। ये जो सेगमेंट है ये आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं आपको ये सलाह यहाँ पर देना चाहूँगा कि आप MHRD की साइट को थोड़ा सा अवलोकन करें। उसमें शिक्षा से रिलेटेड कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ स्कीम्स हैं, कुछ योजनाएं हैं, उनके ऊपर एक नज़र फेरें, क्योंकि कई बार ये चीज़ें आपको किताब में डायरेक्ट नहीं मिलेगी, बुक में नहीं मिलेगी, तो इनको आपको दूसरे तरीके से समझना है। निश्चित तौर पर आपको यह हेल्पफुल रहेगा। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो है गवर्नेंस में क्या योगदान है, इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें, पीपल्स डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। यहाँ जो है ये जो टॉपिक है ये देखने में बहुत बड़ा लग रहा है,
लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस जो सेगमेंट है एनवायरनमेंट वाला, ये बुक में दिया हुआ पोर्शन है। आपके पास चाहे प्रतियोगिता साहित्य की बुक हो, चाहे मदान वाली बुक हो, जो भी, या चाहे अरिहंत वाली बुक हो, मैं ये नहीं कहता कि किसी पर्टिकुलर बुक को आप लोग पढ़ें। कोई भी एक बुक फर्स्ट पेपर के लिए परचेज कर लें, चाहे वो प्रतियोगिता साहित्य की हो, चाहे वो अरिहंत वाली हो, चाहे वो मदान वाली बुक हो। यदि कोई भी बुक आपके पास है तो वो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। इस वाले पोर्शन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और ये जो पोर्शन है बहुत बड़ा लगता है देखने में, बट इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बनते हैं। ये ऐसा लगता है पोर्शन की इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा लगता है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं और उन्हें आप लोग आसानी से कर सकते हो। मैं आपको बता दूं, इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, जो वर्तमान में इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ हुआ है, वो आपको ज़रूर देखना है। लेकिन मैं आपके साथ इस चैप्टर को भी डिस्कस करूँगा। और हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, ये जो पोर्शन है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया है। फिर एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया है। फिर ओरिएंटल और कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम इन इंडिया ये है। प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एंड स्किल बेस्ड एजुकेशन है, ये है। तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया में कैसा रहा है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है। एंशिएंट के टाइम से लेकर के, यानी गुरुकुल के मेथडों से लेकर के, अंग्रेज़ों के टाइम पर से लेकर के, उसके बाद जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो न्यू इरा अभी एजुकेशन पॉलिसीज़ का चल रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, नए इंस्टीट्यूशन सेटअप हुए हैं, नए कानून बने हैं, उनके अंतर्गत किस प्रकार से नई एजेंसीज़ का गठन हुआ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया था कि जो सारी यूनिट है, हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर हैं इसके। कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर ये चीज़ें तो हमें पहले से ही पता थी, आपने दोबारा क्यों इनका डिस्कशन किया है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये बेहद ज़रूरी बन जाता है किसी भी कंपटीशन के लिए कि आप उसके सिलेबस को अच्छे से रट लें, क्योंकि जब आप सिलेबस को रट लोगे तो उसके बाद आधा काम आपका हो जाएगा। उसके बाद ही आपको किसी कंपटीशन को और अच्छे से रीड करना है। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि सिलेबस का डिस्कशन बेहद ज़रूरी है। कल से हम लोग थोड़ी बहुत मैं क्लास लेकर के और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से हम इसे पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। आप लोगों को ये जो स्ट्रेटेजी है इसको शेयर करना है अपने साथियों के साथ, और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोगों ने यदि नहीं किया है, पीजी के स्टूडेंट हैं आप, तो ज़रूर करें। और उम्मीद है कि आप लोग इस फर्स्ट पेपर के बारे में अपने सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर करोगे, अपने साथियों के साथ शेयर करोगे, और डेफिनेटली ये जो स्ट्रेटेजी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी। और कल से मैं आपको फर्स्ट पेपर के ऊपर और थोड़ा सा जो गाइडेंस है वो देने का प्रयास करूँगा। तो पहले आप इसको देखें पूरा, अपनी स्ट्रेटेजी सेट करें, और कल जब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे तब मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसे ढंग से रेगुलर ज्वाइन करोगे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय